बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद। हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी सिंपली फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। हमारे पास सबसे पहले फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हमने बात की कि 3 मेजर की प्रोसेस होंगे नेफ्रॉन में, जिनमें ऑलरेडी हम लोगों ने बात की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और आज हम लोग अभी बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन पे। अब हमारे पास जब हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करेंगे तो बेसिकली ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का पूरा अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कंप्लीट टॉपिक होगा रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो रीएब्जॉर्प्शन है और जो कल हम लोगों ने रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है, तो वहां पे हम लोगों ने रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात की। ट्यूबुलर सिक्रीशन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस होगा और ट्यूबुलर सिक्रीशन में रिमूवल ऑफ आयंस होगा। यानी सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ट्यूबुलर सिक्रीशन मीन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन ल्यूमेन ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब अगर हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ आयंस फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यहां पे याद रखें ट्रांसफर हो रहा है कैपिलरीज से यानी ब्लड वेसल से टू रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन। सिंपली इट इज अपोजिट टू रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन में हमने कहा कि जब ल्यूमेन से पेरीट्यूबुलर वेसल्स को यूजफुल मटेरियल की ट्रांसमिशन हो, दैट इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन। अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये इसका रिवर्स है कि जब पेरीट्यूबुलर वेसल से हमारे पास सिक्रीशन हो इनटू द ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुलर यानी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो उसको कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड विच इज स्लाइटली बेसिक, मींस दैट 7.4 पीएच। जो ब्लड की ऑप्टिमम नेचुरल बेसिक स्लाइटली बेसिक पीएच है 7.4, उसकी मेंटेनेंस। दूसरे नंबर पे ट्यूबुलर सिक्रीशन में रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। हमारे पास वो टॉक्सिक मटेरियल और ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो उनकी भी यहां पे फिल्ट्रेशन होगी इनटू ट्यूब्यूल्स या कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब अगर हम लोग सिक्रीशन की बात करते हैं तो सिक्रीशन के पीछे वर्ड है ट्यूब्यूलर, इसलिए इस प्रोसेस की जो लोकेशन होगी वो होगी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस दैट पीसीटी एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस दैट डीसीटी। अब यहां पे जो पीसीटी और डीसीटी पे सिक्रीशन होगी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जो सिक्रीशन होगी फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, तो वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है।
जैसे हमारे पास पीसीटी पे रिलीज होगा प्रोटॉन टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, रिमूव होगा एमोनिया टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, सिमिलरली कैरेटीन, और फिर हमारे पास हेप्यूरिक एसिड और ड्रग्स। यहां पे ड्रग्स में इंपॉर्टेंट मोस्ट है पेनिसिलिन। तो हमारे पास प्रोटॉन यानी एचाइन, एमोनिया, कैरेटीन, हेप्यूरिक एसिड और ड्रग्स की जो सिक्रीशन होगी फ्रॉम पेरीट्यूब्यूलर वेसल इनटू ट्यूब्यूलर ल्यूमेन, तो वो होगी ऑफ पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब। अब डीसीटी पे जब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होगी तो डीसीटी पे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन अगेन बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस पीएच। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एमोनियम आयन, इसी तरह जो है वो पोटेशियम आयन। तो ये जो सिक्रीशन होगी ये आपके पास होगी डीसीटी पे, प्रोटॉन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस एंड एमोनियम आयंस। तो ये होगी डीसीटी पे। अब क्वेश्चन टेक्स्ट ये कि रीअब्जॉर्प्शन के लिए तो हमारे पास पीसीटी पे माइक्रोविल्लाई कंटेनिंग सेल्स थे, तो अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के लिए ये जो कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं इनके जो सेल्स होंगे उन्हें कहा जाएगा हमारे पास ग्लैंडुलर सेल। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं ये आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज आल्सो कंसर्न विद द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, चूंकि यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इनमें हम लोग जो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, प्रोटॉन, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस को अभी डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल, ये है ग्रैंडुलर सेल, ग्रैंडुलर सेल, ये है हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये है हमारे पास पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी means that network of those capillaries which are present around the convoluted tubules। अब सबसे पहले हम लोग जरा थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग पहुंच जाएंगे सिक्रीशन पे। जैसे हमारे पास ल्यूमेन के अंदर है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, तो यहां पे जो सोडियम है वो आपके पास मूव होगी फ्रॉम ल्यूमेन टू ग्रैंडुलर सेल्स यानी सेल्स ऑफ कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट होगा क्लोराइड आयंस पे। तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम होगी वो क्लोराइड डिपेंडेंट होगी। अब हमारे पास जो है ये दोनों जब ल्यूमेन से मूव करेंगे इनटू ग्लैंडुलर सेल, तो यहां सोडियम जो है वो इस सेल से मूव करेगी आउट एक्टिवली। याद रखें कि सोडियम जो है वो आपके पास कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के सेल से मूव करेगी एक्टिवली इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जब आएगी तो इंटरस्टिशियल स्पेस से ये मूव करेगी इनटू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। तो आप देखें यहां पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन यहां पे जब सोडियम इन होगा तो पोटेशियम आउट होगा बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप।
यहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे, तो ब्लड से पोटेशियम आउट होगा इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस से जब आउट होगा तो जब सोडियम ग्रैंडुलर सेल से आउट होगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होगा, जिसकी वजह से पोटेशियम अगेन एंटर इनटू सेल और फिर इस सेल से पैसिवली रिमूव होगी इनटू ल्यूमेन। यानी यहां पे आप देखें तो यहां पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा है कि पोटेशियम लीव टू ब्लड व्हाइल सोडियम इंक्रीज इन ब्लड। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। उनकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी उसके लिए ये जो ग्रैंडुलर सेल्स हैं इनके दरमियान स्पेस होगी। ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर सेल्स हैं इनसे सोडियम और पोटेशियम के लिए दरमियान में स्पेस होगी, इंटरसेलुलर स्पेस। इससे ये सिंपली डिफ्यूज्ड होकर ब्लड में हमारे पास जो है डिफ्यूज्ड हो जाएंगे, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सोडियम जब ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा तो ब्लड से प्रोटॉन रिमूव होगा। जब प्रोटॉन रिमूव होगा, प्रोटॉन की मूवमेंट होगी इंटरस्टिशियल स्पेस में। जब इंटरस्टिशियल स्पेस से ये डिफ्यूज्ड होगा इनटू कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर सेल्स, तो ये जब कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर सेल में चला गया तो अब यहां पे प्रोटॉन जो है इसका रिमूवल जरूरी है, इसलिए कि प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा पीएच ऑफ ब्लड को डिक्रीज करेगा, यानी एसिडिक। इसलिए जैसे हम लोगों ने कहा था कि प्रोटॉन विल बी रिमूव आउट, तो यहां पे प्रोटॉन की सिक्रीशन होगी इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस और प्रोटॉन डिफ्यूज्ड होगा इनटू ग्रैंडुलर सेल, जहां पे जाकर ये आपके पास या तो इससे आउट हो जाएगा। जब सेल से फॉर एग्जांपल अगर आउट हुआ तो ये आपके पास ल्यूमेन के अंदर मौजूद होंगे बाइकार्बोनेट आयंस। वो बाइकार्बोनेट आयंस के जरिए के साथ रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड, और कार्बनिक एसिड को यहां पे मौजूद होगा कार्बनिक एनहाइड्रेस, जो कि स्प्लिट कर देगा इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिफ्यूज्ड होगी इनटू सेल, रिएक्ट करेगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, और पॉसिबल है कि ये दोबारा आपके पास कार्बनिक एसिड बना दे। लेकिन अगर कार्बनिक एसिड नहीं बनाई तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस से ये डिफ्यूज्ड होगी इनटू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है ये दो क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयन। यहां पे पेरिट्यूब्यूलर सेल्स में क्लोराइड आयंस की जो मूवमेंट थी वो डिपेंडेंट थी सोडियम पे, जबकि यहां पे जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं इनमें जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम डिपेंडेंट नहीं है बल्कि बाइकार्बोनेट डिपेंडेंट है। कि जब क्लोराइड आयंस रिमूव होंगे तो साथ यहां पे मौजूद बाइकार्बोनेट आयंस भी लीव करेंगे, यानी सिक्रीट होंगे फ्रॉम पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जब जाएंगे क्लोराइड आयन अगेन एंटर इनटू सेल, बाइकार्बोनेट आयंस अगेन एंटर इनटू सेल। यहां से प्रोटॉन्स का और बाइकार्बोनेट आयंस का निकलना आपके पास एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी। ये बाइकार्बोनेट आयंस जो प्रोटॉन इधर अवेलेबल है उसके साथ रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड बना देंगे, जो कि स्प्लिट हो जाएगा इनटू न्यूट्रल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड या तो ल्यूमेन में डिफ्यूज्ड हो जाएगी या तो अगेन इंटरस्टिशियल स्पेस और वहां से पेरिट्यूब्यूलर वेसल्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट बाय डायरेक्शनल है, ये ल्यूमेन की तरफ भी डिफ्यूज्ड हो सकती है और इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ भी। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो अब आप यहां पे देखें तो हमारे पास सिक्रीशन हुई क्लोराइड आयंस की फ्रॉम पेरिट्यूब्यूलर वेस कैपिलरीज इनटू ल्यूमेन,
यहां से ये डिफ्यूज्ड हुआ, एक्टिवली रिमूव्ड हुआ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के जरिए, यहां से ग्रैंडुलर सेल्स में और वहां से ल्यूमेन में। तो ये आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से पहुंच गया ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल्स की या रीनल ट्यूब्यूल्स में। दूसरे नंबर पे प्रोटॉन जो पेरिट्यूबुलर वेसल से रिमूव्ड होकर पहुंच चुका है ल्यूमेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल में। इसी तरह हमारे पास क्लोराइड आयंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमेन में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो पेरिट्यूबुलर वेसल से रिमूव्ड होकर पहुंच चुके हैं कहां पे, ल्यूमेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो ये था आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद अब जो ल्यूमेन में बचने वाला फिल्ट्रेट होगा वो कलेक्टिवली मैनी न्यूरॉन्स का रिसीव करेगी कलेक्टिंग डक्ट, और वो कलेक्टिंग डक्ट मूव करेगी रीनल मेड्यूला की तरफ, और रीनल मेड्यूला में वो पोर्ट करेगी यूरिन इनटू पेल्विनस, और पेल्विनस से वो ट्रांसफर होगा थ्रू यूरिटर, और पेल्विनस से ट्रांसफर होगा यूरिटर देन यूरिनरी ब्लैडर। अब चूंकि यहां से ल्यूमेन में प्रोटॉन, बाइकार्बोनेट आयंस और बाकी एसिडिक आयंस ज्यादा हैं, इसलिए मोस्टली यूरिन की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। ये आपके पास मोस्टली pH 4 से या 4.5 से स्टार्ट होकर समटाइम बेसिक हो जाती है 8 तक जो है ये pH ऑफ यूरिन होगी। अब हमारे पास इसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक और टॉपिक है कि हमारे पास रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, या सिंपली कि हार्मोनल कंट्रोल एंड ऑस्मो रेगुलेशन एट द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी ऑन नेफ्रॉन साइट। तो यहां पे मेजरली हम लोग दो हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 एंटी डायरियूटिक हार्मोन, एंटी डायरियूटिक हार्मोन या ADH। अब हमारे पास कॉमनली एक टर्म होती है डायरियूसिस। डायरियूसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो ऐसा हार्मोन जो कि एंटी डायूरिक है, यानी कि जो यूरिन को डाइल्यूट के बजाय एंटी करेगा, यानी कंसंट्रेटेड। अब ये हार्मोन की सिक्रीशन होगी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस कंडीशन में सिक्रीट होगा? इसके लिए कंडीशन है व्हेन ब्लड बिकम कंसंट्रेटेड। जब बॉडी में वाटर कम है और ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया, तो ब्लड कंसंट्रेटेड होने की सूरत में ADH की सिक्रीशन होगी। कैसे सिक्रीशन होगी? हमारे पास ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर लगे होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि डिटेक्ट करेंगे ब्लड कंसंट्रेशन को। जब ब्लड कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगी, ब्लड कंसंट्रेटेड होगा, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी लोब को, यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो सिक्रीट करेगा ADH यानी एंटी डायरियूटिक हार्मोन। अब ये जो एंटी डायरियूटिक हार्मोन है ADH, इसकी टारगेट साइट क्या है? ये आकर एक्शन कहां पे करेगा? ये एक्शन करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास ADH की जो रिसेप्टर साइट होती है वो होती है DCT और क्या है, कलेक्टिंग डक्ट पे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि ये इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी फॉर वाटर ऑन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा फॉर वाटर। कैसे इंक्रीज करेगा? टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरिन्स, जिसको लास्ट टाइम मैंने रीअब्जॉर्प्शन में भी लूप ऑफ हेनले पे भी डिस्कस किया कि एक्वापोरिन्स वो प्रोटीन चैनल्स हैं जिनके जरिए वाटर पैसिवली मूव करेगा
out from the lumen of nephron to interstitial space, and then from interstitial space it will be reabsorbed by the peritubular vessels or vasa recta. अब तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। जब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इस ल्यूमेन में जो यूरिन होगी वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन की वजह से इस हार्मोन का नाम ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच है। अब इसको दूसरा नाम दिया जाता है समटाइम वेजोप्रेशन। वेजो मीन वेसल एंड प्रेशन मीन टू प्रेस टू कंट्रैक्ट। ये हार्मोन बेसिकली जो हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं उनको प्रेस करके वहां पे फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है। और इसके अलावा चूंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज, तो जब ब्लड बॉडी का ब्लड प्रेशर लो होगा तो लो ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करेगा अप टू नॉर्मल। टिपिकली बच्चों का रट्टा होता है कि वेजोप्रेशन इंक्रीज टू ब्लड प्रेशर। नो, none of hormone either increase or decrease to its function. The hormones are responsible for optimization. So when the blood level pressure will be low, then the blood pressure will be increased up to normal. ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा हार्मोन है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन। एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। ये स्टेरॉइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होगा। इसकी सिक्रीशन के लिए भी जो कंडीशन है वो है लो ब्लड प्रेशर। याद रखें कि एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन जो होगी वो तब होगी जब ब्लड प्रेशर लो होगा, और ब्लड प्रेशर लो होने की रीजन ऑटोमेटिकली वाटर डेफिशिएंसी होगी। तो अब हमारे पास ये लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलाई होगा, जस्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स में होंगे सिक्रीटरी सेल्स। जस्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास सेल्स होंगे सिक्रीटरी सेल्स। ये लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट करेगा जस्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स के सिक्रीटरी सेल्स को, जो सिक्रीट करेंगे एक एंजाइम जिसका नाम है रिनिन। ये रिनिन का एक और फंक्शन भी है, मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन अभी फिलहाल ये रिनिन जो है ये एक्टिवेट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन को इन लिवर, और लिवर में जो है ये एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन एक्टिवेट करेगी एंजियोटेंसिन हार्मोन को। अब यहां पे साइकिल को समझना है जरा। ब्लड प्रेशर लो है, वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीटरी सेल्स को जो कि सिक्रीट करेंगे एंजाइम रिनिन। ये एंजाइम जो है एक्टिवेट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन को जो फॉर्मेशन करेगी एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म की। ये एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन को, और एल्डोस्टेरॉन को मैंने पहले भी बताया था रीअब्जॉर्प्शन में भी, वो इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये बात आपने याद रखनी है कि एल्डोस्टेरॉन कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ा देता है। जितनी ज्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो सोडियम अट्रैक्ट टू वाटर। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो सिंगल एटम ऑफ सोडियम कैन अट्रैक्ट टू ऑलमोस्ट 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली एनहांस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो आपके पास वाटर बैलेंस हो जाएगा। तो वाटर बैलेंस के लिए इसलिए एल्डोस्टेरॉन इज आल्सो ऑस्मो रेगुलेटरी हार्मोन। लास्ट में ये जो रेनिन एंजाइम है इसका एक और फंक्शन भी है कि ये आपकी किडनी से प्रोड्यूस्ड होता है, जस्टा मेडुलरी सिक्रीटरी सेल से प्रोड्यूस्ड होता है, और ये आपके पास स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को। इसलिए अगर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि जब किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट होती है लिथोट्रिप्सी वगैरह, तो उसमें जब रेडिएशंस लगाई जाती हैं तो उसी दिन ब्लड पैक भी डोनेट किया जाता है, उस बंदे को जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है, क्योंकि रेडिएशंस की वजह से
रेनिन एंजाइम डीनेचर होने का चांस होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज प्रोडक्शन कम हो सकती है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके लिए जरूरी होती है। तो यहां तक था हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इन किडनी। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह अजीज उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।